2011 में जामिया में 9th-10th में गया, वहाँ से 9th-10th वहाँ से करी है। तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूंगा आगे। उसके बाद मैं अलीगढ़ के लिए आ गया, मेडिकल लाइन के लिए जो भी होता है, तो ज्यादातर लोग जो उनका इंक्लाइनेशन मेडिकल की तरफ होता है तो अलीगढ़ आ जाते हैं। तो मैंने भी अलीगढ़ का एंट्रेंस दिया था और 2013 से 15 मैंने अलीगढ़ में पढ़ाई करी। अलीगढ़ को आप कितना देंगे? 10 में से जामिया को 10 में से आप कितना देना? जामिया में मैंने टाइम स्पेंड ज्यादा नहीं किया है। मेरे हिसाब से पहले एडमिशन कोलकाता में लिया था, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जो अभी इंसिडेंट को लेकर बड़ा अभी चर्चे में आ गया था। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया था, लेकिन अलीगढ़ से मैंने 12th करी थी और वहाँ का माहौल से वाकिफ था आदमी इंसान। तो मैंने अलीगढ़ के अलावा प्लेटफॉर्म बीएचयू हो गया, मानू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हो गए। और जरूरी नहीं है कि स्कूल में ही आपका दाखिला हो, स्कूल में नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कॉलेज में, डिस्टेंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं, अलीगढ़, जामिया, इन सब में भी ट्राई करना चाहिए। मैथमेटिक्स जो है ना, 8वीं क्लास तक मैथमेटिक्स ही है मेन स्ट्रॉन्ग बेस, जो है मैथमेटिक्स है। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स की तरफ इंक्लिनेशन होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स से मैक्सिमम काम हो जाएगा आपका। जामिया चाहे अलीगढ़ का जो एंट्रेंस है, मैंने भी कोई कोचिंग नहीं करी थी। मैंने इकरा में वो पढ़ाया जाता था मुझे, और एक होम ट्यूशन में मैथमेटिक्स के इकरा के टीचर थे। दूसरी वजह ये है ना कि एएमयू जो है आपको एक पैन इंडिया लेवल का एक कॉन्टैक्ट देता है, एक्सपोजर देता है। वहाँ हर जगह के लोग हैं, वहाँ के साउथ इंडिया से लेकर कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के लोग। गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है बंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। करके सीवान गोपालगंज के बच्चे 10th 12th के बाद जामिया की ओर जाते हैं, अलीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे पटना भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं। 10th के बाद आपको कहाँ जाना बेहतर होगा, इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है जिनका नाम जमशेद आलम है। जमशेद आलम साहब के बारे में हम आपको बता दें, इनके वालिद साहब का नाम अब्दुल खालिक साहब है, जो आपके जो एमएम कॉलोनी वार्ड नंबर 41 है, 4 टर्म से वार्ड पार्षद हैं। उन्हीं के ये बेटे जमशेद आलम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अपना 10th इन्होंने जामिया से किया है, उसके बाद 11th 12th इन्होंने एएमयू से किया है, और एएमयू से इन्होंने एमबीबीएस किया है। उसके बाद जो आपका पीजी का जो एग्ज़ाम होता है, अभी उनका सिलेक्शन हो गया है। अब पीजी यानी एमडी वगैरह का जो अलग अलग जो कोर्सेस होते हैं, एमबीबीएस के बाद कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट बनता है, अलग अलग वो कोर्स होता है, उसमें इन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि अपने इलाके के बच्चों को एक तो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और कैसे इसमें एडमिशन लें, इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, अपने प्लेटफॉर्म पे हमें मौका देने के लिए। कि मैं बहुत पहले से इसका ये कोशिश कर रहा था कि किसी प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ के बच्चों को गाइड करूं, और एक अच्छा मौका मिला कि आपसे मुलाकात हुई, और देखिए आज इंटरव्यू का एक मौका मिला है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने मेरी शुरू की जो इब्तदाई तालीम जो हुई है इकरा पब्लिक स्कूल से हुई है। मैंने 8वीं क्लास तक वहीं से पढ़ाई करी थी। फिर मैंने जामिया का एग्ज़ाम दिया, तो जामिया में मैं 9th-10th के लिए गया 2011 में। 2011 में जामिया में 9th-10th में गया, वहाँ से 9th-10th वहाँ से करी है। तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूंगा आगे। उसके बाद मैं अलीगढ़ के लिए आ गया, मेडिकल लाइन के लिए जो भी होता है, तो ज्यादातर लोग जो उनका इंक्लिनेशन मेडिकल की तरफ होता है तो अलीगढ़ आ जाते हैं। तो मैंने भी अलीगढ़ का एंट्रेंस दिया था और 2013 से 15 मैंने अलीगढ़ में पढ़ाई करी है। और उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था, फिर मैं पीजी में एमबीबीएस में एडमिशन लिया 2016 से। 2016 बैच है मेरा एमबीबीएस का, और 2022 में मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मैंने 1 साल एम्स में भी एडमिशन लिया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने एग्जाम देकर अभी मैं इनरोल किया है, एडमिशन मैंने इमरजेंसी मेडिसिन में फिरोजाबाद में स्टेट में। एक चीज हम आपको रोकना चाहेंगे, आपने एमयू का जिक्र किया। तो एमयू पहले एमबीबीएस का जो एंट्रेंस उसका अलग होता था, लेकिन वो भी अब नीट में ही आ गया। नीट के थ्रू ही नीट जो 2016 जब हमने दिया था ना, उसी साल ये नीट के थ्रू हो गया। उससे पहले एमयू अपना सेपरेट एग्जाम लिया करती थी, और हम लोग उस टाइम के हैं जिस टाइम एमयू के 2-3 एग्जाम हुए। नीट का 2 एग्जाम हुआ, एमयू का प्री एग्जाम हुआ अलग, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फाइनली नीट के थ्रू ही एडमिशन हुआ हम लोगों का। तो नीट में उस टाइम मेरा 1800 रैंक था। तो मैंने पहले एडमिशन कोलकाता में लिया था, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जो अभी इंसिडेंट को लेकर बड़ा अभी चर्चे में आ गया था। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया था, लेकिन अलीगढ़ से मैंने 12th करी थी, और वहाँ का माहौल से वाकिफ था आदमी इंसान।
तो मैंने वहीं एडमिशन ले लिया। फिर वहाँ से वहाँ रिजाइन करके मैं एडमिशन, दोनों ऑप्शन थे, पीएमसीएच भी ऑप्शन था मेरे पास और एम्स पटना भी मुझे मिला। तो लेकिन अल्टीमेटली इन चॉइस में मैंने एम्स अपने अलीगढ़ को तरजीह दी कि मैं वहां से पढ़ा है तो वहीं आगे एमबीबीएस वहीं से करना है, अंडर ग्रेड वहीं से करना है। यानी 17 में आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था? 16 में, 2016 में। जी जी। अच्छा, 13 के बाद 2 साल आपने 12th किया, 1 साल हाँ, ड्रॉप? हाँ, 1 साल का मैंने कोटा में ड्रॉप किया है, कोटा गया था मैं। हाँ जी। उसके बाद आपने एडमिशन लिया, यानी 16 में? हाँ, 2016 में। आप एमबीबीएस कब कंप्लीट किया मेरा 2022 में, कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो 2022 में मई में कंप्लीट हुआ। 2022 में? हाँ, तो उस साल मैंने फिर 6 महीने के बाद मैंने एग्जाम दिया एम्स का, तो मुझे एम्स में मिल गया सीट। तो मैं एम्स में ईएनटी लिया था, रायबरेली में एम्स खुला है, नया खुला है पेरीफेरी में। तो एमएस ईएनटी में एडमिशन लिया था। कुछ महीने काम करने के बाद वो थोड़ा उसके सर्जिकल ब्रांच की तरफ इंक्लिनेशन नहीं बना, तो मैंने फिर से फैसला ये किया कि रिजाइन करके फिर से एग्जाम दिया जाए। अच्छा। तो फिर से मैंने एग्जाम दिया और अल्लाह के शुक्र से फिर रैंक आई। तो मैंने अभी एडमिशन ले लिया है, अभी एडमिशन लेकर ही मैं घर कमाना हुआ है मैंने। हाँ, इमरजेंसी मेडिसिन। हाँ, थोड़ा ही ब्रॉड अभी। हाँ, एग्जैक्टली, ये ब्रांच थोड़ी नई है एकदम। ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया बिहार में। मुझे यहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि आईजीआईएमएस और एम्स पटना में ही है, सिर्फ 2 जगह ये ब्रांच है। और यूपी में 4 जगह है। यूपी लखनऊ में है, पीजीआई में है, केजीएमयू, और फिरोजाबाद और नोएडा, बस 4 जगह है। और बाकी ये सब मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, अपोलो, मेदांता, फोर्टिस, इन सब हॉस्पिटल्स में ज्यादा है ये। तो अभी आपका जो आप पीजी करेंगे जी इमरजेंसी क्रिटिकल मेडिसिन में, यूपी में कौन से कॉलेज है? यूपी में मेरा स्टेट मेडिकल, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। ये 5 साल पुराना कॉलेज है, 2019 से यहाँ एमबीबीएस स्टार्ट हुआ था। पीजी का मेरा ये पहला बैच है। आपका पहला? हाँ, ये पहला बैच है। तो अभी हम लोग थोड़ा नए हैं, तो सिस्टम देखना पड़ेगा वहाँ जाने के बाद चीजें। बाकी वहाँ है हमारे जो गाइड हैं, वो आपको केजीएमयू से एमडी किया उन्होंने, तो वही हमारे गाइड हैं, उन्हीं के सुपरविजन में सारी चीजें होंगी। तो अभी ड्यूटी मैंने स्टार्ट नहीं करी है वहाँ पे। जी, ये तो हो गया आपका अब तक का सफर। जब आप 7th में थे, 6th में थे, तो क्या आपको सीमान में अगर बात की जाए, क्या आपको भी सिर्फ आपको जामिया अलीगढ़ ही बताया गया था या और भी चीजें था? कैसे आपको पता चला? फ्रैंकली मैं बताऊं तो मुझे अलीगढ़ का भी बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था उस टाइम। मैं 8th क्लास में जब था, सिर्फ जामिया का, मैंने सिर्फ जामिया का फॉर्म भरा था 9th क्लास के, घर वालों ने भरवाया था उस टाइम। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे अवेयर हैं बच्चे, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो निचले तबके में जो लोग हैं उनको नहीं पता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जामिया अलीगढ़ के अलावा प्लेटफॉर्म बीएचयू हो गया, मानू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हो गए। और जरूरी नहीं है कि स्कूल में ही आपका दाखिला हो, स्कूल में नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कॉलेज में, डिस्टेंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं, अलीगढ़, जामिया, इन सब में भी ट्राई करना चाहिए इंसान को कि एटलीस्ट वहाँ का एक्सपोजर मिलेगा, उससे बहुत सारे जहन खुलता है बच्चों का। ये ऐसा नहीं है कि आप 12th में नहीं गए तो आगे नहीं हो सकता। बहुत लोग होता है कि शुरू में नहीं जा पाए तो सोचते हैं कि अब हो ही नहीं पाएगा, एग्जाम देने से पहले ही सरेंडर कर देते हैं। हाँ, तो उस पे ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से एडमिशन हो जाता है, बस प्रोसेस पता होना चाहिए। एक सीयूईटी के नाम से एग्जाम होता है। हमारा एक दोस्त है, वो अभी पूरा वो लोग चला रहे हैं इस पे, उनको तैयारी करवाते हैं। तो अभी अच्छा उसका रिजल्ट काफी अच्छा होता है। बीएचयू, एएमयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हो गए और जामिया, इन सब एडमिशन होता है। ये तो ठीक है, आपको जामिया के बारे में पता चला था, आपके घर वालों ने गाइड किया था। फिर आपको कैसे पता चला कि हमको मेडिकल में ही जाना है, या किसी ने आपको गाइड किया था, या चीजें आप दोस्त में बात करते करते थे? ये अब समझिए, ये हम लोग शुरू से इंक्लाइनेशन नहीं था मेडिकल साइंस की तरफ। फ्रैंकली बताऊं तो मैं 10th क्लास में एफटीआरई का एग्जाम दिया था, शायद आप लोगों में जहन में होगा, आपके फिटजी एक एग्जाम कराया करती थी, तो इंजीनियरिंग की तरफ इंक्लाइनेशन था। फिर वक्त के साथ थोड़ा ऐसा लगा कि मेडिकल में होता है, अपने बिहार में 2 ही प्रोफेशन को तरजीह दी जाती है, इंजीनियर या डॉक्टर, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशन है एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं भी उसी का पार्ट था जो यूजुअल चला आ रहा है, इंजीनियर, बाकी लोग इंजीनियर है, चलो मेडिकल करते हैं। तो मैं अलीगढ़ की तरफ आ गया। तो मैंने 11th का एग्जाम दिया था 2013 में। 2013 में मैं अलीगढ़ का एग्जाम दिया, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़ में। तो वहाँ से मैंने 12th करी है, फिर वहीं से फिर मैंने एमबीबीएस की तैयारी भी पैरेलल शुरू कर दी थी। बहुत लोगों के जहन में होता है कि अलग से तैयारी नहीं, 11th 12th के साथ ही तैयारी शुरू होनी चाहिए अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 9th आप जामिया में आप गए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, हम स्कूल में भी, हमारे स्कूल में भी, और भी स्कूल की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप जामिया में भी रहे हैं, अलीगढ़ में भी रहे हैं, तो 9th 10th जो 8 में है, जो 9th का देना चाह रहे हैं, उन बच्चों को किन बातों का ख्याल रखा जाए ताकि वो सिलेक्ट हो जाए? वो किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, दोनों एग्जाम का पैटर्न मोर और लेस सेम है, बस अलीगढ़ में क्या है कि इंटरव्यू का एक पार्ट होता है अलीगढ़ में, तो उसकी थोड़ी तैयारी अलग होती है। बाकी जो है, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा लड़कों को, जो भी बच्चे देख रहे हैं,
स्पेशली उन लोगों की कि मैथमेटिक्स पे ज्यादा ध्यान दें। मैथमेटिक्स जो है ना 8वीं क्लास तक मैथमेटिक्स ही है, मेन स्ट्रॉन्ग बेस जो है मैथमेटिक्स है। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स की तरफ इंक्लिनेशन होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स से मैक्सिमम काम हो जाएगा आपका। जामिया चाहे अलीगढ़ का जो एंट्रेंस है, मैंने भी कोई कोचिंग नहीं करी थी। मैंने इकरा में वो पढ़ाया जाता था मुझे, और एक होम ट्यूशन में मैथमेटिक्स के इकरा के टीचर थे मुर्तजा सर, उनसे बस पढ़ता था, बस मैथ्स ही पढ़ता था बस। उसके अलावा मैंने किसी चीज की क्लास, स्पेशल एंट्रेंस की कोई क्लास नहीं करी। मैंने एग्जाम दिया और मेरा कंफर्म लिस्ट में नाम था उसमें जामिया में। तो उसका है कि आपको मैथमेटिक्स की तरफ इंक्लाइनेशन हो, और फॉर्म्स आते हैं दोनों के, अप्रैल के टाइम से आना शुरू हो जाता है, अपडेट रहना है। और इनकी प्रिपरेशन के लिए एक बुक आती है, कॉन्सेप्टम के नाम से आती है एक बुक, और भी एक है इफ्तिखार अहमद साहब की एक बुक है, उन्होंने लिखी है, मुझे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा है। तो ये 2 बुक्स हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करें, सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेंगे ना, हर एग्जाम का आइडिया लग जाए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कोई कर रहा है, प्रीवियस ईयर का एक पेपर देख लेना, उसका आइडिया लग जाता है कि एग्जाम का क्या लेवल है और कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ये तो 9th का हो गया। अगर 11th के लिए कोई सोच रहा है तो अलीगढ़ में या जामिया में? हाँ, अलीगढ़ और जामिया। ये 11th का एग्जाम भी वैसे ही है, लेकिन इसमें स्ट्रीम वाइज डिवाइड हो जाता है। अब कॉमर्स की तरफ किसको जाना है तो कॉमर्स का अलग एग्जाम कराते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स का अलग एग्जाम होता है, साइंस का और इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, इनका एग्जाम साथ अलग होता है। अलीगढ़ का अलीगढ़ का एक ही एंट्रेंस होगा, नंबर के हिसाब से। नहीं, आर्ट्स का अलग ही है। आर्ट्स का अलग है। हाँ, ये डिप्लोमा और इसका साइंस का, डिप्लोमा और साइंस का एक एग्जाम है। जी, जिस हिसाब से नंबर आएगा उस हिसाब से आपको। अब बाकी उसका स्ट्रीम अपने हिसाब से लड़के लेते हैं, जो मैथ्स जामिया का 11th का अलग है और डिप्लोमा का अलग पेपर। हाँ, डिप्लोमा का अलग पेपर होता है जी। तो ये सारी बातें हो गई। हाँ, ये 9th और 11th के सिनेरियो हो गया ये 9th और 11th के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। एक और बात, एक तो ठीक है जो जामिया में नहीं गए हैं, अलीगढ़ में नहीं गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि और कितने सारे अपॉर्चुनिटी है? कोई अगर कामयाब होना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो और किस किस रास्ते से उस जगह तक पहुंचा जा सकता है? जी, 11th हो गया, 9th हो गया, उसके अलावा ऑप्शन है ग्रेजुएशन में। अब ग्रेजुएशन में क्या है, आप देखिए बहुत अच्छी बात हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने CUET एक प्लेटफॉर्म कर दिया, एक यूनिफाइड एग्जाम कर दिया ग्रेजुएशन के लिए, पैन इंडिया जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, डिम्ड और सेंट्रल और स्टेट की भी कुछ यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड करें, स्पेशली सेंट्रल और डिम्ड को। तो उनका एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म के थ्रू एक पेपर हो गया है। पहले क्या होता था कि ड्यू के कॉलेजेस जो हैं बहुत अच्छे से कॉलेजेस, ड्यू में टोटल 200 आसपास कॉलेज हैं, लेकिन ड्यू के कॉलेज में क्या है, मार्क्स के थ्रू एडमिशन होता था, और मार्क्स में आपको भी पता है कितनी बायसिंग होती है, कहीं मार्क्स ज्यादा दिए जाते हैं, कहीं कम दिए जाते हैं। अभी हाँ एग्जैक्टली, स्कूल के हिसाब से उनको मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। अभी क्या है कि यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे सबको इक्वल ये जो भी कम्पीट करेगा रैंकिंग हिसाब से अपने कॉलेज मिलते हैं, ऑप्शन है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को अपडेट हो जाए, इसकी CUET का एग्जाम दे 9th 10th मतलब 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए। और दूसरा ना, जो प्रोफेशन जो चुनने की बात है, तो देखिए अभी हर प्रोफेशन अलग अलग है। देखिए मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग, इन दोनों के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है एक्सप्लोर करने के लिए। आप अभी देखिए होटल मैनेजमेंट में बहुत सारे अच्छे खासे लोग जा रहे हैं, MBA BBA के थ्रू जा रहे हैं। हमारे कितने अच्छे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग नहीं किए, लेकिन BCA MCA करके काफी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, दे आर सेटल्ड इन अमेरिका और बहुत अच्छी जगह पहुंच गए। तो ऐसी चीजें हैं, दूसरे ब्रांच के थ्रू भी जा सकते हैं। हमारे क्या होता है, बहुत सारी पहले से थोप दिया जाता है बच्चों पर कि ये ब्रांच करना है, ये बनना है, तो थोड़ा फ्री छोड़ा जाए और बच्चे अपने आप से डिसीजन लें, और डिसीजन मेकिंग जरूरी है अभी के टाइम में। एक और बात, आपने बोला कि हम अलीगढ़ में हमने MBBS किया, उसके बाद MBBS में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। हम अपने कोलकाता के कॉलेज का भी आपने जिक्र किया, हाँ वहाँ आपको चीजें समझ नहीं आया, फिर आप वापस AMU आ गए। तो आपको क्या फर्क दिखता है और जगहों के कंपेयर में, अगर बात की जाए दूसरे कॉलेज के बारे में और AMU में ऐसी क्या खास बात है, और कॉलेज से अलग क्या है जो AMU अपनी तरफ खींच लेता है? देखिए, एक AMU से मैंने तो अट्रैक्ट होने AMU को टुवर्ड्स मतलब इंक्लाइनेशन का सबसे बड़ी वजह थी कि मैंने 11वीं 12वीं वहीं से करी थी, 11 12। और दूसरी वजह ये है ना कि AMU जो है आपको एक पैन इंडिया लेवल का एक कॉन्टैक्ट देता है, एक्सपोजर देता है। वहाँ हर जगह के लोग हैं, वहाँ के साउथ इंडिया से लेकर कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के लोग हैं वहाँ पे। और जैसे मैं कोलकाता में एडमिशन लेता था, सबसे पहली चीज मेडिकल साइंस में आपको भी पता होगा कि हम लोग मरीजों से इंटरेक्शन ज्यादा है। तो मरीजों से इंटरेक्शन में क्या है, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज वहाँ पे है 60% बंगाली बोली जाती है, मतलब ज्यादातर लोग अभी वही बंगाली के अलावा हिंदी भी नहीं बोलते। तो वो बैरियर बन रही थी मुझे लगा, और सेटल होने में उसमें फिर से आपने एनर्जी
को लगाओ। अब अल्टीमेटली मेरे लाइफ में तो यूज होना नहीं है अगर मैं कहीं और जा रहा हूँ तो एक एनर्जी लगाकर सीखिए फिर आइए। लर्निंग वहाँ भी अच्छी है मेडिकल साइंस के लेकर, लेकिन ये चीजें थी। अब यहाँ मेरे लिए कोई माहौल में एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगना था। और हाँ, ये चीजें थी। और दूसरा ये बताया ना पैन इंडिया, अब वहाँ पे क्या है, जैसे मैं वहाँ पे एडमिशन लिया तो वहाँ पे आपको 90% लोग वेस्ट बंगाल के ही होंगे, 10% लोग मिलेंगे दूसरे जगह के, ऑल इंडिया वाले लोग के। मैं ऑल इंडिया के थ्रू गया था वहाँ पे। और अलीगढ़ में क्या है, मैक्सिमम लोग ऑल इंडिया के हैं, सब कहीं कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। और कुछ जो बाकी जो बचे वो हमारे यहाँ के स्कूल के दोस्त हैं, 11-12 के जो साथ में किए, और वही आगे पी MBBS में। एक और सवाल, आप अलीगढ़ में भी आपने पढ़ाई किया, जामिया में भी पढ़ाई किया, इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या क्या फर्क लगता है दोनों यूनिवर्सिटी में? दोनों का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मुझे लगता है कि मैं अलीगढ़ में एक लंबा टाइम स्पेंड किया है मैंने, तो मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन अलीगढ़ की तरफ। जामिया को मैं उतने अच्छे से समझे, मेरा बचपन का पीरियड गुजरा वहाँ पे, तो उतने अच्छे से समझा नहीं। लेकिन जहाँ तक मैं वक्त के साथ भी, मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त जामिया में भी हैं, तो उनके उसके जरिए मुझे, अब जहाँ तक मेरे नॉलेज के हिसाब से, अलीगढ़ का एक अलग एक्सपोजर है, अलीगढ़ की बात अलग है। जामिया से मैंने किया, जामिया में क्या है कि हॉस्टल का कल्चर नहीं है पहली चीज। बड़ी बच्चों को डिफिकल्टीज होती हैं शुरू के दिनों में। मैं खुद 1 साल बाहर रहा हूँ वहाँ पे, तो आना जाना, हॉस्टल का एक माहौल, एक्सपोजर मिलता नहीं है, खुद ही सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। सिर्फ क्लासेस करते थे हम लोग। अलीगढ़ में क्या है, हॉस्टल सबको मिलता है, सीनियर्स के गाइडेंस मिलती है, और गाइडेंस बहुत जरूरी है। जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, की आप बच्चों को गाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये बहुत जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन आज के जमाने में अभी ये है, दिस इज द एरा ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी बच्चे एक डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं। एक और सवाल, ये हम ऐसे ही पूछ रहे हैं जी। 10 में से अलीगढ़ को आप कितना देंगे? 10 में से मैं अब ऐसे दिल से निकालूं तो 10 में से 10 है, लेकिन ऑनेस्टली एकदम एक एनालिसिस के हिसाब से बजाय तो 9 आउट ऑफ 10 हर चीज में। जामिया को 10 में से आप कितना देना? जामिया में मैंने टाइम स्पेंड ज्यादा नहीं किया है, लेकिन स्कूल के पीरियड से देखा जाए और भी बहुत सारे कोर्सेज, जगह के हिसाब से जामिया को, असल बात है जामिया की जो लोकेशन है, दिल्ली का एक्सपोजर आपको देती है जामिया। तो ये जो है ना, एक प्लस पॉइंट है जामिया के लिए, दूसरे बैकग्राउंड के लोगों के लिए। मेडिकल साइंस के लिए तो कोई हमारे फील्ड के हिसाब से देखा जाए तो जामिया का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल की जगह एमयू को 10 में 9 दिया है। 10 में 9 दिया मैंने। मैं जामिया को अब जामिया को बायसिंग नहीं कहेंगे, मेरे हिसाब से 8। अच्छा, 8 मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैंने ज्यादा वक्त नहीं गुजारा है। हाँ, बाकी अभी दूसरे फील्ड के हिसाब से देखेंगे तो अलग है, अच्छा कर रहे हैं जामिया में, जामिया की अच्छी रैंकिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जामिया को अगर आप ज्यादा दे देंगे तो फिर आपके दोस्त नहीं बोलेंगे इस तरह? मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं रैंडम, हाँ समझ गया मैं आपकी बात। मेरे दोस्त जो हैं दोनों जगह हैं, अच्छे खासे हैं दोनों। और अलीगढ़ जामिया, जैसे बोला जाता है, जामिया जो है अलीगढ़ जो है जामिया की माँ, ये बोला जाता है। यहीं के जो स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब यहाँ से निकले और वहाँ गए, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं, तो उन्होंने फाउंडेशन उसकी रखी। तो चीजें इसी से मिलती जुलती, अलीगढ़ की बुनियाद पर तर्ज पे है जामिया। और आज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो बहुत कम्युनिटी की बहुत सारी उसकी हेल्प हमारा अभी चल रहा है, अभी केस चल रहा है, आप लोग अपडेट होगा। तो देखिए इंशाल्लाह आगे आने वाले दिन में हो सकता है माइनॉरिटी की तरफ हो जाए इंस्टीट्यूट। एक और सवाल, अभी आप पीजी आप करेंगे कितने? 3 साल की 2 साल? 3 साल का होता है मास्टर्स। हाँ, ये एमडी डिग्री जो होती है, एमडी और डीएनबी, ये एमडी और डीएनबी इक्विवेलेंट है। तो ये 3 साल की डिग्री होती है, ये प्रॉपर डिग्री होती है। 3 साल उसके बाद भी कोर्स होता है, सीनियर रेजिडेंसी करते हैं, कोई डीएम करते हैं, हाँ, या उसके बाद अपना प्रैक्टिस भी अपनी प्रैक्टिस में आते हैं। जी हाँ। तो आपका क्या, जमशेद साहब का क्या प्लानिंग है? बहुत सारे लोग सीमान के पूरी दुनिया को देख के फिर अपने इलाके के लिए आते हैं कि हम अपने इलाके में काम करेंगे, यहाँ के लोगों का सेवा करेंगे, कि कई लोगों के, उनके वालिद साहब का भी ख्वाहिश होता है कि हमने आपको पढ़ाया, अब आके हमारे अपने लोगों का आप सेवा करो। तो आपका क्या प्लानिंग है? मेरा अभी तक तो इरादा मतलब कि है आने का। अल्टीमेटली मैंने 2 अभी तक डिसीजन अभी रखा है अपने माइंड में कि इंडिया में मैं रहूंगा तो इंशाल्लाह घर की तरफ प्रैक्टिस करनी है। बाहर गया तो अलग है, अगर यूके और यूएई में जाने का अगर इरादा बना तो अलग एक है पर्सपेक्टिव, लेकिन यहाँ अगर इंडिया में रहूंगा तो घर की तरफ रहना है। और अपने यहाँ की कमियां देख भी रहा है इंसान की, बहुत सारी चीजें अभी हैं फुल वे में, फुल फ्लेजेड बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं हो रही हैं, तो आदमी आए और काम करे। मुझे एक चीज यहाँ की सीमान में, एक चीज मेरी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, आप करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो, यहाँ पे क्या है ना, एक छत के नीचे बहुत कंबाइंड वे में पूरा काम नहीं होता है। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स एक साथ मिलके, जैसे यहीं के लोग जो हैं, बाहर के लोग आते हैं लेकिन एक साथ यहीं के लोग मिलके टीम वर्क जो होता है ना, टीम वर्क की बहुत जरूरत है। देखिए अभी एरा जो चल रहा है, सुपर स्पेशलिटी का एरा चल रहा है, तो हर किसी को एक स्पेसिफिक नॉलेज बहुत ज्यादा
अगर एक्सपर्टीज बनना है तो हर किसी का, हर कोई हर चीज का एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। जैसे मैं जो ब्रांच लिया मैंने इमरजेंसी मेडिसिन, सिवान सिटी हॉस्पिटल जो है, डॉक्टर सोहेल अब्बास ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसमें जो आप जिस तरह की जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि मेडिसिन के भी डॉक्टर हैं, ईएनटी भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, बच्चों के भी डॉक्टर हैं, और साथ ही साथ ऑर्थोपेडिक तो हैं ही। तो जो आपने बताया कि ये सबसे बेटर है, ये अगर सर्व करने कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, ये सबसे बेटर है। एक छत के नीचे जो है सारी चीजें हो तो मरीज को सहूलत हो जाती है। क्योंकि अभी तक मेडिकल कॉलेज है नहीं, और इन फ्यूचर मैंने जहाँ तक सुना है अभी 2 मेडिकल कॉलेज का हाँ अभी प्रपोजल है यहाँ सीवान में, तो बहुत बेटर होगा। क्वालिटी ऑफ मतलब ये ट्रीटमेंट जो होगा एनहांस होगी धीरे धीरे, थोड़ा एडवांसमेंट भी है एरा में, अभी चीजें एडवांसमेंट है, अभी भी स्टिल मोर्टेलिटी बहुत है अपने यहाँ, तो फ्यूचर में कम हो तो बेटर है। लेकिन हाँ अल्टीमेटली इरादा है कि आना है। अब देखिए, अब ये टाइमिंग फिक्स नहीं कब आया जाएगा, इंशाल्लाह यहाँ को सर्व करना है, बिहार को स्पेशली सर्व करना है, अपने बिहार में काम करने का इरादा है। एक और सवाल, ये शायद लास्ट ही होगा, या और भी कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। खास करके ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चों को समझ में आए कि अपने ही इलाके का, अपने ही आसपास के जो लोग हैं, बच्चे हैं, अभी कहाँ कहाँ वो पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ अपना सर्विस दे रहे हैं। बिहार बोर्ड का पेपर स्टार्ट हो गया है, 10th का भी होगा, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड का भी पेपर स्टार्ट होने वाला है। लास्ट में आप क्या गाइड करेंगे बच्चों को, मतलब खासकर उनका पेपर अच्छा हो? अभी बहुत सारे लोग अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज कर देते हैं, सब आता रहता है कि एग्जाम के डर से, पेपर के डर से बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो अभी आप क्या गाइड करेंगे उन बच्चों को? देखिए, आपने जो टॉपिक अभी पूछा है ना, ये बहुत ब्रॉड वे में है, इंशाल्लाह कभी इस पे तफसील से बात होगी। लेकिन मैं कंक्लूड करके ये बोलना चाहूंगा कि अभी जो लाइफस्टाइल जो हो गया ना बच्चों का, थोड़ा बहुत हटके हो गया है, फ्री माइंड कोई नहीं रह रहा है। जैसे अभी कुछ इंटरव्यू से पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे ना, खेलने कूदने का, बिल्कुल अभी नहीं रहा है। स्ट्रेस फ्री रहे बच्चे। और एग्जाम जो है ना, एग्जाम जो है ये थियरी वाला जो एग्जाम है, और ये जो है मार्क्स के पीछे नहीं भागे। मेरा मानना है, मैं स्कूल में सच बताऊं तो मेरा पर्सनली मैं कभी टॉप नहीं किया मैंने स्कूल कोई टाइप नहीं करा अल्हम्दुलिल्लाह, आज जहां भी है, लेकिन स्कूल का भी टॉप नहीं। एंट्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रैंक रही है, टॉप 2000 में 3000 में हमेशा रहा है इंसान पैन इंडिया लेवल पे। लेकिन ऐसे स्कूल के मामले में देखा जाए तो स्कूल में मेरी रैंक नॉर्मल यूजुअल रहती थी बाकी लोगों की तरह। तो इस पे है कि मार्क्स के पीछे एक तो एग्जाम देने जा रहे हैं, ये थियरी का जो 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, इसमें जो भी बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने, तो ये फ्री होकर जाएं कि ये इसमें पास हो जाएंगे। एक मेंटली होता है ना, आधी बैटल इसी से जीत जाती है कि मेंटली जा रहे हैं कि हम पास हो जाएंगे, इतना पढ़ के आए कि पास हो जाएंगे, ये मेंटली लेकर जाएं। और क्या होगा, वर्स्ट से वर्स्ट कुछ भी हो, अगर कुछ वर्स्ट होता भी है तो ये लाइफ का हमारा ये नहीं है कि यही डिसाइडिंग फैक्टर, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी स्टोरीज आपने सुना होगा, हमारे एमयू के सीनियर हैं, उनका नाम मुझे ध्यान में, रैंक 2 आई थी उनको, शायद जावेद या नाम मेरे जहन से उतर रहा है, यूपीएससी में उनका 12th का स्कोर 44% था उनका, सिर्फ 44% यूपीएससी का उन्होंने रैंक 2 लाया। जुनैद हाँ, जुनैद साहब वो हमारे काफी सीनियर थे, तो उन्होंने मार्क्सशीट अपने स्कोर कार्ड शेयर किया था, 44 पर या 54% था सिर्फ। तो कितने ऐसे भी होते हैं 10th में फेल कर गए, 10th अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग, हॉस्पिटल चला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, बहुत लोग हैं। तो अपने टैलेंट को जो है एक जगह पे एक डिसाइडिंग फैक्टर मत बनाए कि 10th में फेल हो गए, चाहे 10th में नंबर कम आ गए। अभी क्या है ना, सोसाइटी उसी से आती है, 10वीं में कितना नंबर, 12वीं में, लेकिन अभी दुनिया जो है ना बहुत अलग चली गई, अभी अलग लेवल पे एंट्रेंस क्या रहा है। आप एंट्रेंस में अच्छा कर रहे हैं, नो वन इज गोइंग टू आस्क योर मार्क्स स्कोर, कोई नहीं पूछने वाला आपके कितने नंबर आए थे। अब आप मुझे इतनी देर की जिक्र हुई, आपने पूछा 10th में, आपने पूछा कहाँ लिया सिलेक्शन, कहाँ लिया, इतनी देर की बात हुई, लेकिन आपने ये तो नहीं पूछा क्योंकि जरूरत ही नहीं लग रही उसकी। आज मैं कर रहा हूँ वो बात पूछा आपने कि कहाँ किया, क्या किया एडमिशन, यहाँ तक रैंक तक को नहीं पूछ रहा है। जिस ब्रांच में मैं जाऊंगा उसमें अच्छा करूंगा, वही है मेरा फ्यूचर। तो ऐसी है, इस माइंड से जाए, स्ट्रेस फ्री रहें, और एकदम जो टाइम जो है ना, पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई को ही अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाए, अपनी लाइफ को भी एक प्रायोरिटी रखें। 50% क्या 50% से ज्यादा प्रायोरिटी अपने लाइफ को रखें, उनका शेड्यूल जो है ऑप्टिमम अमाउंट की नींद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्योंकि आप नींद लेकर प्रॉपर नहीं जा रहे हैं ना, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अभी जिनका एग्जाम चल रहा है, उनको मैं बोलूंगा कि नींद प्रॉपर लेके जाएं। क्या होता है, ब्रेन जो होता है ना अलग लेवल पे वर्क करता है, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे जो नॉलेज है वो भी आप रिलैक्स रहिएगा, रिलैक्स माइंड में आप जो पुरानी चीज 1 साल पहले आपको क्लास में कभी पढ़ाया गया है, हो सकता है वो भी डेरिवेशन फॉर्मूले याद आ जाए वहां पे, और एग्जाम में काम कर जाता है ये। और कोई बात, ऐसी कोई बात जो हम पूछ नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये चीजें पहुंचनी चाहिए बच्चों को खास करके? हाँ, और यहाँ ये इस पे बोलना चाहूंगा, कोचिंग कल्चर बहुत चल रहा है आजकल। कोचिंग कल्चर देखिए, मैं कोचिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि स्कूल में थोड़ा गाइडेंस का लेवल, स्कूल में क्या है कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो पर्सनल गाइडेंस मिलती नहीं है किसी को।
ठीक है कोचिंग कोचिंग करें, लेकिन कोचिंग कल्चर पे ही डिपेंड नहीं रहे। इसके क्या हो रहा है, स्कूल बच्चे जो हैं कोचिंग को इतनी प्रायोरिटी देने लग रहे हैं, स्कूल पे बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। लेकिन उनको रियलाइज करना चाहिए कि स्कूल में जो है वो पूरे दिन का सुबह 8 बजे से 2 बजे तक क्लास चल रही है, 6 घंटा स्पेंड करते हैं। अगर इस माइंडसेट से वो जाएंगे कि हम स्कूल से कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, तो उनका तो वेस्ट जा रहा है ना डेली। तो इस माइंडसेट से स्कूल नहीं जाए, कोई भी हल्के हल्के में ले लेते हैं। हाँ एकदम हल्के में ले लेते हैं कि स्कूल से कुछ सीखना ही नहीं है। और स्कूल के टीचर से वो बचपन से ही देखते रहते हैं, तो उनको लगता है 9th-10th में है तो थोड़ा नया नया पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो आपको बेहतर पता होगा। तो ये चीज क्या है, उनको लगता है ट्यूशन से ही सब सीख ले रहे हैं, स्कूल का क्या है। 9th-10th में अलग टीचर, अलग कोचिंग, अलग दोस्त, इन चीजों का बहुत ट्रेंड है। तो ऐसा नहीं है, आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्कूल से बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं। और को करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान दे बच्चे, क्योंकि अभी जो जर्नी हुई है ना, अभी पढ़ाई का टाइम जो है, पहले क्या होता था 25 साल में लोग सेटल हो जाते थे, अभी 25 में तो सेटल की तरफ भग रहे हैं, एमबीबीएस की तैयारी करते करते 22-23 की उम्र हो जा रही है। तो लंबी जर्नी है, तो सबको पैरेलल लाइफ को जो है ना पढ़ाई को रखें, और बाकी अपने लाइफ को भी पैरेलल चलाएं, एक शौक रखें, अपनी हॉबीज को मेंटेन करें। ये चीजें, ये मैं स्पेशली ऐड करना चाह रहा था। चलिए वीडियो खत्म करेंगे। बिल्कुल जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 10th में अगर आपका नंबर कम आ जाए, 12th में आपका नंबर कम आ जाए, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप बस हिम्मत मत हारिए। आप इसके बाद फिर जब एग्जाम होगा उस टाइम दीजिए। या बहुत ऐसे लोग होते हैं 10th-12th में फेल भी कर जाते हैं, कितना बिजनेस में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाइए। स्टोरीज हैं, बिल गेट्स की स्टोरी देखिए, स्टीव जॉब्स की स्टोरी देखिए। इन लोगों की क्या है, इनकी जो भी लाइफ, जो भी अभी इनकी जो बताई जाती है इनकी लाइफ के बारे में, तो क्या है, ये भी अपने स्कूल के टाइम में कोई अच्छा है, बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट नहीं थे, ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन आज देखिए कितना बड़ा नाम है इनका मार्क जुकरबर्ग का देखिए। तो वैसे ही है, ऐसी स्टोरी होती है। और बैक बेंचर्स ऐसे बोला भी जाता है, वो फेमस है। बैक बेंच टॉपर्स क्या होता है, फ्रंट बेंचर्स वाले जो होते हैं टॉप करते हैं, अच्छा एकेडमिकली अच्छा करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कैपेबिलिटी जो होती है ना, बैक बेंचर्स में ज्यादा होती है। तो अपने उसको भी एक्सप्लोर करते रहें पैरेलल। जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई करें, और जिनका नंबर कम आता है उनके लिए बात है। और उनको भी फिर दोबारा पेपर देना है, पेपर देना है। सब कहानी तो ठीक है, हम लोग सुनते हैं कि ये चीजें होती हैं, लेकिन अब उसी भी लेके उसकी हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि वो हो जाएगा हमारे साथ भी नहीं। एक्टिविटी में लाते रहना है, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है। और स्टेप, लाइफ बहुत बड़ी है, छोटे छोटे इंसिडेंट पे फेल होने पे, कोई ऐसा इंसिडेंट अगर स्टेप ले रहा है सुसाइड करने का, मुझे नहीं लगता इन सब चीजों पे। असल बात है, इसमें पेरेंट को भी मैं इन्फॉर्मेशन ये मैसेज देना चाहूंगा कि पेरेंट्स भी जो है थोड़ा अपडेट लें बच्चों का, और थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अर्न तो सब कर रहे हैं, बच्चों के लिए अर्न करना है, लाइफ में कमाना है, बच्चों के लिए कमाना, लेकिन कमा बच्चों के लिए रहे हैं, अब बच्चे ही अल्टीमेटली नहीं रहे हैं, तो फिर क्या है। तो बच्चों पर टाइम दें, थोड़ा रिपोर्ट लें कि क्या है उनकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या उथल पुथल तो नहीं बचा हुआ उनकी जिंदगी में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक चीज हम गाइड करेंगे। कम से कम रात का खाना जो होता है, कोई भी गार्जियन, आप बच्चों के साथ एक दस्तरखान पे एक साथ बैठ के आप बहुत बहुत अच्छी बात आपने ऐड करी है कि थोड़ा है, क्या होता है फैमिली एक साथ बैठेगी, थोड़ा में आप क्या चल रहा है, पेरेंट्स पूछते हैं ना, बहुत हौसला बढ़ जाता है। आपके पीछे कोई खड़ा है, सिर्फ ये आपको मालूम है, वो आपको कितना कंट्रीब्यूट करे या ना करे, सिर्फ आपको ये मालूम है कि पीछे खड़ा है हमारे, हिम्मत बढ़ जाती है। रात में भी एक बार आप अपने बच्चों से अगर मुलाकात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज अलग लग रहा है या परेशान लग रहा है, तो उसको आप पूछते हैं। हर दिन अगर आप कम से कम उतना अगर टाइम देते हैं, तो मेरे हिसाब से उसका रिजल्ट आपको बेशक उस पे रिजल्ट उसका मिलता है। मेंटल स्टेट जो है बच्चों का मॉनिटर करना चाहिए कि मंथली बेसिस पर ही, मतलब बैठ के, जो भी फ्रैंक है, मदर फ्रैंक है, फादर फ्रैंक, दोनों, वैसे तो फ्रैंक दो सबको रहना चाहिए बच्चों से, जो भी फ्रैंक ज्यादा है उनको नोटिस करनी चाहिए, उनकी जो भी कंसर्न है उसको लें, नोटिस में लें, उस पर डिस्कस करें घर पे फैमिली मेंबर से, उस पर वर्क करें। बिल्कुल। चलिए वीडियो खत्म करेंगे। एजुकेशन एक अलग चीज होता है, पैसा कमाना एक अलग बात है। आप ये जो चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, जमशेद आलम साहब जो बैठे हैं, डॉक्टर जमशेद साहब, ये आपको गाइड कर रहे थे। साथ ही साथ हम लोग भी प्रोफेशनली टीचिंग भी करते हैं, दोपहर तक हम लोग क्लास लेते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग बात कर रहे थे। तो फाइनली वीडियो ख़त्म किया जाए। जी, आप सब लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को आप रख सकते हैं। कोई क्वेरी हो बिल्कुल, हम लोग फिर कभी और सेशन कर सकते हैं। मेरा तो जाना हो जाएगा, ऑनलाइन सेशन कर लेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। हाँ, तो अलग-अलग करियर से रिलेटेड, हाँ जी कुछ भी। इसके अलावा हम लोग अलग-अलग टाइम में अलग-अलग फील्ड के लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं, ताकि अलग-अलग चीज़ें निकल के सामने आए। और आप जमशेद साहब का इतना जो जर्नी है, अगर आप पढ़ना शुरू करते तो आपको कितना दिन पढ़ने में लगता है, या कोई भी, तो आप ये मेरे हिसाब से 15-20 मिनट की वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा।
आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि इस तरह की वीडियो लाए, इनका इंटरव्यू लाइए, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए भी इतना ही, बने रहें, देखते रहें लगनदार।